नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेप एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। और दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे संसदीय समितियों के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि आपका दोस्त, होस्ट, टीचर प्रेम, मैं आपको पढ़ाता हूं पॉलिटी, और पॉलिटी के साथ ही हम सारी बातों को अपने डिस्कस करते हैं। और आपको हिस्ट्री टू द पॉइंट में कल से वीडियो लेके आऊँगा, पक्का वादा। कल सुबह आपको 8 बजे आपकी वीडियो जरूर मिल जाएगी हिस्ट्री टू द पॉइंट की। और हाँ, हिस्ट्री टू द पॉइंट जो वीडियो है आप उसको देखें ज़रूर, क्योंकि मैं उतनी सटीक चीज़ें उसमें दूंगा। आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आ रहा है, एनटीपीसी के लिए वो एकदम परफेक्ट मैं लेके आ रहा हूँ उसको। आप सीधे कह सकते हैं कि एनटीपीसी, यूपीएसआई, यूपीपी और जेल वार्डन के लिए उससे बेहतर हिस्ट्री के नोट्स या टॉपिक्स आपसे कोई नहीं डिस्कस करेगा। तो आप उसको देखना ना भूलें, और इसको तो देखें ही देखें। अगर इसको देख लिया आपने यहाँ पर, तो यहाँ से तो आप चाहे यूपीपीसी देख के आइए, पॉलिटी से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है अगर आपने रिवीजन किया है। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग संसदीय कमेटियों के बारे में। नहीं, कमेटियों नहीं कह सकते, क्योंकि कमेटियों ये गलत वर्ड है। संसदीय समितियां हम कह सकते हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कह सकते हैं, क्योंकि हम बहुत कई बार बोल देते हैं बुके शब्द नहीं होता है, कोई बुके हो सकता है, गुलदस्ता। बुक्स बोल सकते हैं अगर बहुवचन करना, तो बुके एक ये हम लोग, उन्होंने हिंदी की बहुत दिन तक जिल्लत की, अब हम अंग्रेजी की जिल्लत कर रहे हैं। खैर, अंग्रेजी आजकल जो है धीरे धीरे ज्ञान का प्रतीक बनती जा रही है। तो चलिए बात करते हैं संसदीय समितियों के बारे में। तो संसदीय समितियां आखिर होती क्या है, सबसे पहले चर्चा यही हो जानी चाहिए, क्योंकि संसदीय समितियों को पढ़ने से पहले आपको बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि संसदीय समितियों को जानना सबसे पहले जरूरी है, ना कि उनको पढ़ना। संसदीय समितियों की जब हम बात करें तो सबसे पहले ये जान लें कि आखिर वो होती क्या है। तो संसदीय समितियां वो होती हैं जिनको क्या सदन के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? सदन के द्वारा नियुक्त किया जाता है। पहली बात तो ये होता है, नियुक्त किया जाएगा अथवा निर्वाचित किया जाएगा, और जिसे क्या लोकसभा अध्यक्ष नामित करे, जिसे लोकसभा अध्यक्ष नामित करे। और इन समितियों के लिए, ध्यान से सुनना मेरी बात, और इन समितियों के लिए लोकसभा अथवा राज्यसभा से किसी सदस्य को अध्यक्ष नामित करेगा। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। तीसरी बात यहां पर सुनना, संसदीय समितियां वे समितियां होती हैं जो लोकसभा अध्यक्ष के नियमानुसार कार्य करती हैं या निर्देशानुसार कार्य करती हैं, वे समितियां संसदीय समितियां कहलाती हैं। और एक बात इसमें जोड़ें, जो वे समितियां जो अपनी रिपोर्ट सदन में लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती हैं, वे होती हैं संसदीय समितियां। तो ये बात हो गई कि संसदीय समितियां होती क्या हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि संसदीय समितियों की कौन कौन सी संसदीय समितियां होती हैं। तो इस बात की हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो टॉपिक क्या है हमारा? पार्लियामेंट्री कमिटीज। भैया राइटिंग के बारे में कुछ नहीं बोलना, क्योंकि इससे अच्छी हमारी है नहीं। ठीक, पार्लियामेंट्री कमिटीज। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज कौन कौन सी हैं? देखिए, एक छोटा सा ग्राफ बनाऊंगा मैं, और उस ग्राफ के माध्यम से ही सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सारी एक एक चीज मैं आपको क्लियर करा दूंगा। बस आप देखते जाइए कि कैसे खेल शुरू होता है और कैसे यूं चुटकियों में खत्म होता है। तो देखिए, संसदीय जो समितियां होती हैं ये 2 भागों में बांटी गई हैं। कितने? 2 भागों में बांटी गई हैं। पहली तो होती हैं स्टैंडिंग कमिटीज, और दूसरी होती हैं एडहॉक कमिटीज। स्टैंडिंग कमिटीज को हम लोग बोल देते हैं स्थायी समितियां। और जो एडहॉक कमिटीज होती हैं, एडहॉक बोलते हैं नहीं, अस्थायी तौर पर, एडहॉक टीचर वहां से समझिए आप। तो ये होती है अस्थायी समितियां। ठीक, तो पहली बात तो 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। कैसे कैसे? स्थायी समितियां और अस्थायी समितियां। हम जो बात करेंगे इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो होंगी स्थायी समितियां। और स्थायी समितियों में कई प्रकार की समितियां आती हैं, उनकी एक एक करके चर्चा हम लोग करेंगे। तो इस ग्राफ को आप ध्यान रखिएगा, जो भी मैं बना रहा हूं, मैं इसको यहां से मिटाकर और इसको यहां से मिटाकर सीधे बात यहां से करूंगा, स्थायी समिति डालकर। स्थायी समितियां, ठीक, स्थायी समितियां।
अब स्थायी समितियां देखिए कई प्रकार की होती हैं, जैसे वित्तीय समितियां हो गई आपकी, ठीक, विभागीय समितियां हो गई आपकी, जांच समितियां हो गई आपकी, सदन समितियां हो गई आपकी, अन्वेषण समितियां हो गई आपकी, गृह समितियां हो गई आपकी। तो ये सभी समितियां आती हैं स्थायी समितियों के अंतर्गत। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट समिति जो है आपकी वो यही है, वित्तीय समितियां। अब वित्तीय समितियां अब देखिए वित्तीय समितियों के अंतर्गत भी तीन समितियां हैं, तीन समितियां। अब इन तीन समितियों को हम एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन सी समितियां हैं तीनों समितियां। पहली होती है आपकी प्राक्कलन समिति, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही समिति होती है, प्राक्कलन समिति। दूसरी होती है आपकी लोक लेखा समिति, दूसरी कौन सी होती है, लोक लेखा समिति। और तीसरी कौन सी होती है इसमें आपकी सरकारी उपक्रम समिति। कौन सी, लोक कह दे इसको, या फिर सरकारी उपक्रम समिति। तो ये तीन प्रकार की समितियां होती हैं वित्तीय समितियों के अंदर, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, और ये इस पे स्टार लगा लेना, इस पे स्टार लगाना मत भूलना, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। सवाल सबसे ज़्यादा एग्जाम में अगर कहीं से बनते हैं तो यहीं से बनते हैं। तो दूसरी कौन सी समिति होती है हमारी, दूसरी होती है विभागीय समितियां। विभागीय समितियां। अब विभागीय समितियों के अंतर्गत भी कितनी, तीन समितियां आती हैं। पहली कौन सी होती है आपकी, विशेषाधिकार समिति। दूसरी कौन सी होती है आपकी, याचिका समिति। कौन सी, याचिका समिति। तीसरी कौन सी होती है आपकी, आचरण समिति। कौन सी, आचरण समिति। ठीक। तो इन तीनों समितियों के बारे में हम लोग जान लिए। माफ कीजिएगा एक मिनट। अब हम लोग बात करते हैं जांच समिति के बारे में, और इसमें कौन सी होती है, और एक कौन सी होती है, जांच समिति होती है। जांच समिति के बाद में कौन सी आती है, सदन की समितियां आती हैं। कितनी, कौन सी, सदन समितियां। अब सदन समितियों के अंतर्गत भी 4-5 प्रकार की समितियां आती हैं। कितने, 4-5 प्रकार की समितियां आती हैं। कौन कौन सी समितियां होती हैं आपकी, नियम समिति, बहुत ध्यान से इस चार्ट को समझना है, नियम समिति, ठीक। नियम समिति हो गई आपकी सदन में अनुपस्थित सदस्यों की समिति, अनुपस्थित सदस्यों की समिति, ठीक। तीसरी कौन सी हो जाएगी आपकी, वित्तीय समिति, ठीक। चौथी कौन सी हो जाएगी आपकी, SC/ST संबंधी समिति, SC/ST कल्याण संबंधी समिति, ठीक। और इसमें लास्ट और पांचवी कौन सी हो जाएगी आपकी, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों संबंधी समिति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों संबंधी समिति। तो ये सारी समितियां हो गई आपकी। अब इसके बाद में अगर हम बात करें एक समिति, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे नोट कर लीजिए। इसके बाद में अभी 2 समितियां बची हैं, उनके बारे में मैं लिखाऊंगा। तो ये 3 समितियां हो गई आपकी। तो चाहे आप इसको ऊपर देख लें, स्थायी समितियों की ही हम बात कर रहे हैं। अब इसमें आती है एक, यहाँ पे देखिए आप,
अन्वेषण समिति, अन्वेषण समिति, अन्वेषण समिति। अब इस समिति के अंदर कितनी समितियां होती हैं, इस समिति के अंदर कितनी समितियां होती हैं, ये चीज़ हम लोग को देखनी है। तो इस समिति के अंदर होती हैं 3 समितियां। सरकारी आश्वासन समिति, कौन सी, सरकारी आश्वासन समिति। और दूसरी कौन सी होती है आपकी इसमें, पत्र संबंधी समिति, पत्र संबंधी समिति, पत्र संबंधी समिति। और इसमें जो लास्ट समिति बचती है, लास्ट समितियां बचती हैं, वो आती हैं सेवा या गृह व्यवस्था संबंधी समितियां। लास्ट कौन सी बचती हैं, सेवा अथवा गृह व्यवस्था समितियां, गृह व्यवस्था समितियां। इसके अंतर्गत कितनी समितियां आती हैं, आवास समिति आती है इसके अंतर्गत। देखिए कौन कौन सी, आवास समिति आती है। दूसरी कौन सी आती है आपकी, वेतन ग्रंथालय सामान्य प्रयोजन, वेतन ग्रंथालय या इसको पुस्तकालय कह सकते हैं, पुस्तकालय। और ये लास्ट कौन सी हो जाएगी आपकी, सामान्य प्रयोजन, सामान्य प्रयोजन समिति, सामान्य प्रयोजन समिति। तो ये हो गई आपकी सारी समितियां जो संसद की समितियां हैं। अब इन पे हम लोग एक एक करके सारी समितियों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली समिति जिस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है आपकी प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। होप कि आप लोगों ने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चलिए पढ़ने की बारी आ गई है, पढ़ते हैं एक एक करके। तो प्राक्कलन समिति की हम लोग बात करेंगे। अब पहले नंबर पे, सबसे पहले नंबर पे किसकी, प्राक्कलन समिति की बात करेंगे। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति। अब प्राक्कलन समिति का जो पहली बार उत्सव हुआ था वो 1921 में हुआ। कब, 1921 में हुआ। लेकिन स्वतंत्रता के बाद में ये पहली समिति कब गठित हुई, 1950 में। कब, 1950 में। और किसके द्वारा, आपको मैंने कल एक नाम बताया था, जॉन मथाई के द्वारा। और जॉन मथाई 1950 में कौन थे, उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री थे। कौन, जॉन मथाई, जॉन मथाई। जॉन मथाई के द्वारा इसका गठन किया गया पहली बार। इसमें सदस्य कितने होते हैं, इस समिति में सदस्य कितने होते हैं, तो सदस्य इसमें कितने होते हैं, सदस्य होते हैं इसमें 30 सदस्य होते हैं। बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को, सदस्य 30 होते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे ध्यान रखने बात योग्य है ये कि आप कोई भी संसद की कोई भी समिति है, उसका सदस्य कोई भी मंत्री कभी भी नहीं हो सकता। किसी भी समिति का सदस्य कोई भी मंत्री नहीं हो सकता। तो ये बात आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। इसमें सदस्य आखिर ये होते कौन हैं, ये सदस्य कौन होते हैं, ये लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वही इसके सदस्य होते हैं। और इनका ये जो सदस्य हैं इनका चुनाव किस प्रकार से होता है, इनका चुनाव किस प्रकार से होता है, तो इनका चुनाव होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर। समानुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत जो एकल हस्तांतरणीय, सिंगल ट्रांसफरेबल समानुपातिक सिद्धांत पर। और ये सिंगल ट्रांसफरेबल, जो वोटिंग का टाइप होता है वो कैसा होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल, ठीक, सिंगल ट्रांसफरेबल। तो ये बात आप लोग को यहां से समझनी है। और ये जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, पहली बात तो ये यहां पर समझनी है कि कोई भी जो समिति है वो 1 साल के लिए गठित की जाती है। तो इनका कार्यकाल कितने, 1 वर्ष के लिए होता है। कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है,
1 वर्ष के लिए होता है। अब जो सबसे जरूरी चर्चा है ये कि प्राक्कलन समिति का कार्य क्या होता है। सबसे जरूरी और अहम बात यहाँ पर यही होती है जब हम समितियों के बारे में पढ़ते हैं कि किस समिति का कौन सा कार्य है, क्योंकि सवाल पता नहीं कहाँ से बन जाएगा। तो इसका कार्य क्या होता है, जो बजट में सम्मिलित प्राक्कलन होते हैं, जो रिपोर्ट्स हैं उनकी जांच करना होता है। इसका कार्य क्या होता है, बजट में सम्मिलित प्राक्कलनों की जांच करना। अब एक चीज यहां पर एक ध्यान रखना ये है कि ये जांच के बाद में अपनी जो रिपोर्ट देगी वो किसको देगी, वो किसको, लोकसभा का जो प्रेसिडेंट होगा या अध्यक्ष होगा उसको अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और सिर्फ किसी चीज के लिए निर्देश दे सकती है, लेकिन क्या मंत्रिपरिषद बाध्यकारी नहीं है इसकी सलाह को मानने के लिए। ये चीज, और ये सारी समितियों की बात कर रहा हूं मैं कि ये जो भी सलाह या निर्देश देगी ये समितियां, उसको मंत्रिपरिषद लागू करने के लिए बाध्यकारी नहीं है या मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। और क्या कार्य करती है, सार्वजनिक व्यय में क्या और जो किफायत हो सकती है और जो सुधार हो सकते हैं उसके सुझाव देती है। कौन, प्राक्कलन समिति। और क्या करे, संसद द्वारा निर्धारित नीतियों पर, जो भी संसद की निर्धारित नीतियां हैं पहले से, उन पर कोई भी समिति किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं कर सकती। ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी है। तो प्राक्कलन समिति के बारे में हम लोगों ने जो चर्चा हो सकती थी वो यहां पर कर ली। अब हम बात करते हैं लोकलेखा समिति की। लोकलेखा समिति की, ठीक, दूसरी बात होगी हमारी लोकलेखा समिति की। लोकलेखा समिति। तो लोकलेखा समिति देखिए इसका गठन कैसे हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1919 मैंने आपको पढ़ाया था, उसके तहत 1921 में इसका गठन हुआ। गठन कब हुआ इसका, 1921 में। किसके द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1921 के तहत, 1919 के तहत 1921 में इसका गठन हुआ। इसका एक गठन हुआ। पहली बात, इसमें सदस्य कितने होते हैं, इस समिति में सदस्य कितने होते हैं, सदस्य होते हैं इसमें 22, जिसमें से लोकसभा के कितने होते हैं और राज्यसभा के कितने होते हैं। तो लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, ये आप इसको ध्यान रखिएगा कि लोकसभा में कितने सदस्य और राज्यसभा में कितने सदस्य हैं। ठीक, कोई भी मंत्री नहीं होगा, ये बात भी आपको बहुत अच्छे से पता है। प्रत्येक वर्ष इनका चुनाव होगा, ये बात भी आप लोग को यहाँ पर समझनी है। अगर हम इसमें आगे बात करें तो इसके जो अध्यक्ष होगा, जो इसका अध्यक्ष होगा, उसकी नियुक्ति कौन करेगा। अध्यक्ष का जो नियुक्ति होगी उस कहाँ से होगी, जो संसद में जो सदस्य हैं उन्हीं में से लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा इनकी नियुक्ति करेगा। ठीक, इनकी नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो ये कितने होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है, उनकी नियुक्ति करेगा। दूसरी बात, 1967 से अध्यक्ष नियुक्त होगा। 1967 से एक परंपरा चली आ रही है, कौन सी, कि जो इस लोकलेखा समिति का अध्यक्ष होगा वो विपक्षी दल का होगा। 1967 से ये परंपरा चली आ रही है कि इसका जो अध्यक्ष होगा वो कहाँ का होगा, विपक्षी दल का होगा। विपक्षी दल का होगा, ये बात भी आप लोग को समझनी है। अब इसकी कार्य क्या है, जो सबसे जरूरी हर समिति में डिस्कस करना है, इसके कार्य क्या है। कार्य ये है इसके कि जो सीएजी है, आपका सीएजी है, महालेखा एवं परीक्षा नियंत्रक, तो सीएजी के कार्यों को या सीएजी की रिपोर्ट्स की जांच करता है। क्या, सीएजी की रिपोर्ट्स यानी कि क्या, प्रतिवेदनों की क्या करता है, जांच करता है। जांच करती है ये समिति जो प्रमुख राष्ट्रपति द्वारा, जो किसके द्वारा, ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा पेश की जाती है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा किसमें, संसद में पेश की जाती है। प्रेसिडेंट द्वारा पेश की जाती है, कहां पर, आपकी पार्लियामेंट में।
पार्लियामेंट में। ठीक, ये बात आप लोग को यहां पर ध्यान रखनी है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो सीएजी जो ये रिपोर्ट्स है वो कितनी टाइप की रिपोर्ट पेश करता है? 3 टाइप के प्रतिवेदन पेश करता है। कितने? 3 टाइप के प्रतिवेदन पेश करता है। 3 टाइप की रिपोर्ट्स जो है ये पेश करता है। अब ये 3 टाइप की रिपोर्ट कौन कौन सी हैं? विनियोग लेखा पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, विनियोग लेखा पर रिपोर्ट पेश करेगा। दूसरी बात करें, वित्त लेखा पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, वित्त लेखा पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। तीसरी बात अगर हम करें तो सार्वजनिक उद्यमों पर जो व्यय हुआ है उस पर क्या अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, सार्वजनिक उद्यमों पर व्यय, उस पर भी रिपोर्ट पेश करेगा। तो ये 3 रिपोर्ट जो होती हैं ये जो सीएजी के द्वारा प्रेसिडेंट को दी जाती हैं। तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं तीसरी समिति के बारे में, जो लोक या कह सकते हैं सरकारी उपक्रम समिति होती है। लोक अथवा सरकारी उपक्रम समिति, सरकारी उपक्रम समिति, सरकारी उपक्रम समिति के बारे में हम बात करते हैं। तो इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1964 में। इसका गठन कब हुआ था? 1964 में। पहली बार इसका गठन कब हुआ? 1964 में। और ये किसकी सिफारिश पर हुआ? अगर ये सवाल पूछा जाए तो कृष्ण, ध्यान रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा, कृष्ण मेमन की सिफारिश पर, किस मेमन की सिफारिश पर। अब अगर हम बात करें तो इसमें सदस्य कितने होते हैं? इसमें भी कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22 सदस्य होते हैं। 15 कहाँ के? लोकसभा के, और 7 राज्यसभा के। चुनाव भी इनका प्रत्येक वर्ष होता है, वही समानुपातिक एकल संक्रमणीय एवं एकल हस्तांतरणीय प्रक्रिया के तहत जो है इनका चुनाव होता है 1 वर्ष के लिए, और इनका अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी है। अब इनके कार्य की अगर हम बात करें, इस समिति के कार्य की बात करें तो ये समिति क्या करती है? सार्वजनिक उद्यमों पर सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। दूसरी बात अगर हम करें, सार्वजनिक उद्यमों के प्रतिवेदनों एवं लेखा की जांच करती है। तो ये 2 इसके प्रमुख कार्य हैं। अब हम बात करते हैं विभागीय स्थायी समितियों की। किसकी? विभागीय स्थायी समितियों की। ये तो हो गई हमारी पहली कौन सी समिति हम लोग पढ़े थे? आप जरा हमको बताइए अपना पन्ना पलट के। वित्तीय समितियां हम पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे कौन सी? विभागीय समितियां। आप देखिए दोस्तों, विभागीय समितियों की अगर हम बात करें, 1993 में ये 17 समितियां थीं विभागीय। 1993 की अगर हम बात करें तो ये पहले कितनी थी? 17 थी। सन 2000 में क्या हुआ? सन 2004 में, माफ कीजिएगा, सन 2004 में क्या हुआ कि इसमें 7 और नई विभागीय समितियां जोड़ी गई। अब 17 7 टोटल कितनी? 24 समितियां हो गई। और 24 समितियों में से 16 समितियां जो हैं आपकी ये लोकसभा के लिए हैं, और 8 समितियां जो हैं आपकी ये राज्यसभा की हैं। कितनी? 8 समितियां राज्यसभा की हैं। और इसमें सदस्य कितने होते हैं? प्रत्येक में बात करिए, 31 सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक समिति में होते हैं। 31 सदस्य प्रत्येक समिति में। 31 सदस्य क्या होते हैं? प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं। 24 टोटल विभागीय समितियां हैं, जिसमें 8 लोकसभा के अंतर्गत आती हैं, और 16 लोकसभा के अंतर्गत आती हैं, और 8 किसके अंतर्गत आती हैं? आपकी राज्यसभा के अंतर्गत आती हैं। अब अगर हम बात करें कि राज्यसभा के अंतर्गत आने वाली विभागीय समितियां कौन कौन सी हैं, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा, वाणिज्य आ जाएगी, गृह मामलों के संबंध में जो समितियां आती हैं आपकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, परिवहन
और स्वास्थ्य, इस प्रकार की 8 समितियां हैं। और अगर हम बात करते हैं राज्य लोकसभा समितियों के बारे में, तो लोकसभा की समितियों के बारे में कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, जल मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इस प्रकार की जितनी भी समितियां हैं वो किसमें आपकी लोकसभा समितियां हैं। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं विभागीय समितियों के बारे में। हम लोगों ने बात कर ली। टोटल विभागीय समितियां कितनी है? 24 हैं, और 24 में से 16 किसकी हैं? लोकसभा की, और 8 राज्यसभा की। सदस्य कितने होते हैं? एक में 31 होते हैं। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जांच समितियों के बारे में। जांच समितियों के बारे में, जांच समितियां, जांच समितियां, जांच समितियां पहली कौन सी होती है इसमें? याचिका समिति, याचिका, याचिका समिति। तो याचिका समिति, अब यह याचिका समिति का कार्य क्या होता है? तो आपको पता होगा कि संसद में विधेयक पेश किए जाते हैं, और विधेयक में जो आम जनों के मुद्दे हैं, आम जनों के मुद्दे या सार्वजनिक मुद्दे कह सकते हैं हमको, या लोक महत्व के मुद्दों पर दायर याचिकाओं की जांच करता है। कौन? ये जो आपकी याचिका समिति होती है। कौन से मुद्दों पर जांच करता है? लोक महत्व के मुद्दों पर। किसी विधेयक में लोक महत्व के मुद्दों पर दायर याचिका के संबंध में जांच करता है। कौन? आपकी याचिका समिति करती है, ठीक। और इसमें कौन कौन सी? इसके लिए एक लोकसभा समिति होती है और एक राज्यसभा समिति होती है। कितनी? कौन सी? एक लोकसभा समिति होती है, लोकसभा समिति होती है। लोकसभा समिति इसलिए क्योंकि लोकसभा में जो बिल पेश हो रहा है उसके लिए, और एक राज्यसभा समिति होती है, एक राज्यसभा समिति होती है। तो लोकसभा समिति में 15 सदस्य होते हैं, और आपका जो राज्यसभा की समिति है इसमें कितने? 10 सदस्य होते हैं। कितने? 10 सदस्य, 10 सदस्य होते हैं। तो चलिए दोस्तों, याचिका समिति की भी हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग देख लेते हैं विशेषाधिकार समिति के बारे में, क्योंकि हम लोग जब जांच समिति पढ़ रहे थे तो उसमें एक याचिका समिति थी और दूसरी थी कौन सी? विशेषाधिकार समिति। दूसरी कौन थी? विशेषाधिकार समिति, विशेषाधिकार समिति, विशेषाधिकार समिति। अब जब हम विशेषाधिकार समिति की बात करेंगे तो सबसे पहले इसका कार्य क्या है यही देख लेते हैं। तो विशेषाधिकार समिति का कार्य क्या है? ये देखिए, पहली बात तो ये अर्ध न्यायिक प्रकार की, अर्ध न्यायिक प्रकृति है इसकी। इस समिति, यही एक इकलौती समिति ऐसी है संसदीय समितियों में जिसकी प्रकृति कैसी है? अर्ध न्यायिक प्रकृति है। बाकी समितियां क्या? निर्देश दे सकती हैं, मंत्रिपरिषद बाध्यकारी नहीं है उन निर्देशों को मानने के लिए। तो ये पहली ऐसी है जो अर्ध न्यायिक प्रकृति की है। अर्ध न्यायिक प्रकृति, अर्ध न्यायिक प्रकृति। पहली बात तो ये हो गई। सदन और इसके सदस्यों के विशेषाधिकार के हनन के संबंधों के मामलों की जांच करती है। किसकी जांच करती है? सदन, सदन में कौन कौन से? लोकसभा अन्यथा राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार के हनन के संबंध में मामलों की क्या करती है? जांच करती है। अब विशेषाधिकार हनन का संबंध क्या मतलब? कि जो सदन में हर जो सदस्य है उसका सरकारी सदस्य हो चाहे गैर सरकारी सदस्य हो, उसको बोलने का अधिकार है। अगर उसको बोलने नहीं दिया जाता तो मतलब क्या है? कि उसके विशेषाधिकार का हनन हो रहा है। तो इस प्रकार के मामलों की जांच कौन करती है? विशेषाधिकार समिति करती है। तो इसके लिए एक लोकसभा की जो कमेटी है उसमें कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा की जो कमेटी है उसमें कितने? 15 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा की कमेटी के लिए, राज्यसभा के लिए 10 सदस्य होते हैं। 10 सदस्य होते हैं, ठीक। अब इसमें तीसरी समिति कौन सी आ जाती है? आचार समिति, आचार समिति, आचार समिति का कार्य दोस्तों ये है कि सदन के सदस्यों के लिए सदन के सदस्यों के लिए आचार संहिता लागू करती है। क्या करती है? सदन सदस्यों के लिए, सदन के सदस्यों के लिए आचार संहिता लागू करती है, लागू करती है, ठीक, लागू करती है, ठीक है। ये कब आई? ये सन 2000 में आई,
सन 2000 में ये पहली बार आई। अब हम जो आखिरी समिति हमारी जो 2 समितियां बची हैं, 3 अन्वेषण जांच के लिए जो समितियां होती हैं, तो इसमें क्या है, इसमें 2 प्रकार की समितियां होती हैं, सरकारी आश्वासन समिति होती है और दूसरी कौन सी होती है, अधीनस्थ समिति होती है। तो ठीक अधीनस्थ समिति का गठन जो आपका हुआ था 1953 में हुआ था, और जो सरकारी आश्वासन समिति थी जिसमें क्या मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों और क्या प्रतिज्ञापनों की जांच करती थी, कौन सी, आश्वासन समिति जो थी आपकी। ठीक, अब जो अब हम बात करते हैं सदन समितियों की बात कर लेते हैं। ठीक, सदन समितियों की बात कर लेते हैं क्योंकि बस एकदम लास्ट है, थोड़ी देर और बने रहिए वीडियो पर, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सदन समितियों की बात कर लेते हैं। सदन समितियां का गठन कब हुआ था, 1975 में। कब, 1975 में। 1975 में इनका गठन हुआ और इसमें कितने, टोटल 25 सदस्य होते हैं। कितने, 25 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। कितने, 10 राज्यसभा के। अब ये जो सदन समिति है इसका कार्य क्या होता है, सदन समिति का कार्य क्या होता है कि सदन के पटल पर रखे गए दस्तावेजों की जांच करता है और यह देखता है कि संविधान में दिए गए प्रावधानों, अधिनियमों के अनुरूप या जो डॉक्यूमेंट पेश किया गया है वो है, अन्यथा नहीं है, तो इस बात की जांच करता है। ठीक, दूसरी बात, ये तो हो गई पहली समिति। दूसरी समिति इस सदन समितियों के अंतर्गत, ये पहली समिति सदन समिति होगी, दूसरी समिति इसके अंतर्गत कौन सी आती है, SC ST कल्याण समिति। ST ST कल्याण समिति। तो इस समिति का कार्य क्या होता है, पहली बात तो इस समिति में सदस्य कितने हैं, सदस्य हैं 30, 20 हैं लोकसभा से और 10 हैं आपके राज्यसभा से। ठीक, 20 हैं लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। तो ये इस बात का ध्यान देखती है कि जो SC ST के लिए कल्याण के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, जो व्यय दिए जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से सही तरीके से खर्च हो रहे हैं, अन्यथा नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार के मामलों की जांच करती है कौन सी, SC ST कल्याण समिति जो होती है, ये सदन की समिति है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी समिति इसमें कौन सी आ जाती है आपकी, महिला सशक्तिकरण समिति। महिला सशक्तिकरण समिति। अब महिला सशक्तिकरण समिति का गठन कब हुआ था, 1997 में। गठन कब हुआ था इसका, 1997 में। और इसका कार्य क्या होता है कि महिलाओं के लिए किए गए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कार्यक्रमों की देखभाल और उनकी जांच करता है। दूसरी बात, इसमें सदस्य कितने होते हैं, सदस्य इसमें 30 होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के होते हैं, 10 राज्यसभा के होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिवेदनों पर विचार करती है या रिपोर्ट्स पर विचार करना इसका काम होता है महिला सशक्तिकरण समिति का। अब लास्ट हम बात कर लेते हैं सेवा अथवा गृह समितियों के बारे में। सेवा अथवा गृह समितियों के बारे में, सेवा और गृह समितियां क्या होती हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सेवा और गृह समितियों के अंतर्गत देखिए हम लोगों ने 3-4 समितियां पढ़नी थी, कौन कौन सी, सामान्य प्रयोजन समिति, आवास समिति हो गई हमारी, पुस्तकालय समिति हो गई, और कौन सी आपकी वेतन भत्ता समिति। तो देखिए पहली बात आपको बता दूं, सामान्य प्रयोजन समिति के अंतर्गत क्या होता है, ऐसे मामलों को देखती है जो अन्य संसदीय समितियों में नहीं देखे जाते हैं। मतलब अभी तक जितनी भी संसदीय समितियां हम लोगों ने पढ़ी, ऐसे मामले प्रयोजन समिति के अंतर्गत देखे जाते हैं जो अन्य संसदीय समितियों के अंतर्गत नहीं देखे जाते हैं। तो पहला काम हो गया प्रयोजन समिति का, ये हो गया। दूसरी बात करते हैं आवास समिति की। तो आवास समिति की सदन के सदस्यों के आवास की सुविधाओं के संबंध में जांच करती है, उनका देखरेख करती है। और इसमें क्या, लोकसभा जो सदस्य हैं उसमें 12 मेंबर लोकसभा के होते हैं इस समिति में। ठीक, अगर हम बात करें पुस्तकालय समिति की, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं इसको लिखना जरूरी नहीं, पुस्तकालय समिति की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल होते हैं 9 सदस्य। तो इसमें 6 होते हैं लोकसभा के और 3 होते हैं राज्यसभा के। अब अगर हम आखिरी बात करें वेतन भत्ता समिति की, तो वेतन भत्ता समिति में होते हैं 15 सदस्य और 15 में से 5 सदस्य आपके राज्यसभा के और 10 सदस्य आपके होते हैं लोकसभा के। तो दोस्तों यहाँ तक थी कहानी, ये जो आपकी संसदीय समितियाँ थी, पार्लियामेंट्री कमिटीज थी।
तो आई होप कि आपको ये चीज़ें सारी समझ में आई होंगी। और कल हम लोग जो है पार्लियामेंट्री फोरम की बात करेंगे। पार्लियामेंट्री फोरम के बाद में एक छोटा सा टॉपिक और है, उसके बाद में हम लोग हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और हाई कोर्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इसलिए वीडियो को उसको देखना ना भूलें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप अकेडमी पर। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। तो सभी दोस्तों को एक बार फिर से दिल से नमस्ते। जो भी आपको अच्छा लगता हो वो करिए, बाकी पढ़ाई आप ज़रूर करिए, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।